हेलो फ्रेंड्स। अगर पूछा जाए कि हमारे देश का टोटल एरिया कितना है तो ये है 329 मिलियन हेक्टेयर्स। ये एक ऐसी स्क्वायर लैंड के बराबर है जिसकी हर साइड 32.9 लाख किलोमीटर्स की है और इस पूरे एरिया का लगभग 42% एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होता है। इसका मतलब ये कि हमारे देश में जो टोटल एग्रीकल्चरल लैंड है वो है 140 मिलियन हेक्टेयर्स और इसे हम लोग हमारे देश का नेट सॉन एरिया भी कह सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इसी एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर फोकस करने वाले हैं। तो देखिए, ये तो हमें पता ही है कि हर एक एग्रीकल्चरल लैंड को साल में एक से ज़्यादा बार कल्टीवेशन के लिए यूज़ में लाया जा सकता है। हम लोग एक क्रॉप खरीफ सीजन में लगा सकते हैं और दूसरी क्रॉप राबी सीजन में। तो इसके बेस पर अगर हम लोग हमारे देश के ग्रॉस सोन एरिया को कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 140 मिलियन हेक्टेयर्स यानी 280 मिलियन हेक्टेयर्स। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में हर जगह इरिगेशन फैसिलिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कुछ जगहों पर साल में सिर्फ एक ही क्रॉप लगाई जा सकती है। इसी वजह से हमारे देश का जो ग्रॉस सोन एरिया है वो बेसिकली 280 मिलियन हेक्टेयर्स नहीं बल्कि सिर्फ 210 मिलियन हेक्टेयर्स है। तो अब इसके बेस पर अगर हम लोग हमारे देश की क्रॉपिंग इंटेंसिटी को चेक करें जो कि ग्रॉस सोन एरिया डिवाइडेड बाय नेट सोन एरिया इंटू 100 होती है तो हमारे देश के लिए वैल्यू निकल कर आती है 150%। चलिए अब इस चीज़ के ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं कि ये जो टोटल ग्रॉस सोन एरिया है यानी 210 मिलियन हेक्टेयर्स का, इसमें हमारे देश में क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है। तो बेसिकली आज की डेट में सिचुएशन ये है कि हमारे देश के टोटल 62% ऑफ द ग्रॉस सोन एरिया के अंदर सिर्फ फूड ग्रेन्स को ही उगाया जा रहा है। इसका मतलब ये कि 132 मिलियन हेक्टेयर्स के अंदर सिर्फ राइस, वीट, पल्सेस और कोर्स सीरियल्स को ही उगाया जा रहा है। इसके अलावा जो 14% एरिया है यानी 30.1 मिलियन हेक्टेयर्स के अंदर कैश क्रॉप्स को उगाया जा रहा है जैसे कॉटन, शुगर केन एट्सेट्रा। इसके अलावा हमारे देश में 28 मिलियन हेक्टेयर्स के अंदर यानी 13% एरिया के अंदर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को उगाया जा रहा है जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस, प्लांटेशन क्रॉप्स एट्सेट्रा। और हाँ, हमारे देश में 9% एरिया यानी 18.9 मिलियन हेक्टेयर्स के अंदर ऑयल सीड्स को भी कल्टीवेट किया जाता है। तो ये बेसिकली हमारे देश का क्रॉप पैटर्न है। बेसिकली किसी भी कंट्री या रीजन के अंदर क्रॉप्स का किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन सी क्रॉप कहाँ उगाई जाती है, कितने एरिया में उगाई जाती है, इसी को क्रॉप पैटर्न कहा जाता है। और अगर पूछा जाए कि हमारे देश का जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो ऐसा क्यों है, हमारे देश में फूड ग्रेन्स इतने ज़्यादा क्यों प्रोड्यूस होते हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट ज़्यादा कल्टीवेट क्यों नहीं होते, तो इसे समझने के लिए हमें ये बात समझनी होगी कि किसी भी कंट्री या रीजन का जो क्रॉपिंग पैटर्न होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है जैसे जियोग्राफिकल फैक्टर, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। इन सभी फैक्टर्स को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे और शुरुआत करेंगे जियोग्राफिकल फैक्टर्स से। तो बेसिकली किसी भी रीजन में कौन सी क्रॉप्स उगाई जा रही हैं वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि वहाँ की सॉइल कैसी है, क्लाइमेट कैसा है और टोपोग्राफी कैसी है, क्योंकि डिफरेंट क्रॉप्स के लिए डिफरेंट क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। किसी क्रॉप के लिए ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, किसी के लिए ज़्यादा रेनफॉल की, किसी को कम टेम्परेचर चाहिए और किसी को ज़्यादा। इसके अलावा एक रीजन की टोपोग्राफी कैसी है, वो रीजन प्लेन है, हिली है या फिर प्लेट्यू रीजन है, इस क्रॉप कल्टीवेशन के लिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जो रीजन्स हिली या फिर स्लोप्स वाले होते हैं वो प्लांटेशन क्रॉप्स जैसे टी, कॉफ़ी या स्पाइसेस के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल होते हैं। इसी तरह जो प्लेट्यू रीजन्स होते हैं वो मिलेट्स, कॉटन और ऑयल सीड्स के लिए सूटेबल होते हैं। और प्लेन्स का आपको पता ही है, प्लेन्स जो हैं वो वीट और राइस के लिए सूटेबल होते हैं। इसके अलावा एक रीजन की सॉइल कैसी है, ब्लैक सॉइल है, एल्यूवियल सॉइल है, रेड सॉइल है या फिर लेटराइट सॉइल, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि यहाँ पर कौन सी क्रॉप अच्छे से ग्रो करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्लैक सॉइल है तो कॉटन और शुगर केन की कल्टीवेशन के लिए अच्छी है। एल्यूवियल सॉइल वीट, राइस और शुगर केन के लिए अच्छी होती है। और रेड सॉइल अच्छी होती है ग्राउंडनट्स और मिलेट्स के लिए, जबकि लेटराइट सॉइल अच्छी होती है टी और कॉफ़ी के लिए। तो ये तो बात हुई उन ज्योग्राफिकल फैक्टर की जिसके बेस पर किसी भी रीजन या कंट्री का क्रॉप पैटर्न डिटरमिन होता है। चलिए अब बात करते हैं सोशियो कल्चरल फैक्टर्स की। तो बेसिकली किसी भी रीजन की जो पॉपुलेशन होती है, जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, उनकी फूड हैबिट्स भी इस चीज़ को काफ़ी हद तक डिटरमिन करती है कि उस रीजन में क्या कल्टीवेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रीजन में रहने वाले लोग राइस को खाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ के जो फार्मर्स होंगे वो भी राइस को कल्टीवेट करना ही ज़्यादा पसंद करेंगे। इसके अलावा वहाँ पे रहने वाले लोगों के क्या ट्रेडिशंस हैं, क्या फेस्टिवल्स हैं, इसके बेस पर भी काफ़ी हद तक ये डिटरमिन होता है कि इस रीजन का क्रॉप पैटर्न कैसा होगा।
फॉर एग्जांपल तमिलनाडु में पोंगल सेलिब्रेट होता है जो कि राइस हार्वेस्टिंग से एसोसिएटेड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि राइस को एज अ राबी क्रॉप प्रेफर किया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं उन इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स की जो किसी भी रीजन या कंट्री के क्रॉप पैटर्न को डिटरमिन करते हैं। तो बेसिकली किसी भी जगह पर किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है उसके बेस पर फार्मर्स इस चीज़ को आसानी से डिटरमिन कर पाते हैं कि वहाँ पर कौन सी क्रॉप को ग्रो करना प्रॉफिटेबल होगा। तो इस बात को कहा जा सकता है कि किसी भी रीजन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बेस पर ये डिटरमिन किया जा सकता है कि वहाँ पर क्रॉप पैटर्न कैसा होगा। चलिए अब बात करते हैं उन इकोनॉमिक फैक्टर्स की जो किसी भी रीजन या कंट्री के क्रॉप पैटर्न को डिटरमिन करते हैं। तो ये तो ऑब्वियस ही है कि फार्मर्स जनरली उसी चीज़ को प्रोड्यूस करना पसंद करेंगे जिस चीज़ की वहाँ पर डिमांड होगी। तो पहला इकोनॉमिक फैक्टर तो हो गया मार्केट डिमांड, और दूसरा इकोनॉमिक फैक्टर है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो बेसिकली क्या होता है, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो इस चीज़ को भी कंसीडर करते हैं कि जिस क्रॉप के सीड्स फर्टिलाइज़र सस्ते हैं वो उसी क्रॉप को लगाते हैं। यहाँ पर आप गवर्नमेंट की इनपुट सब्सिडीज़ को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो जिन सीड्स या फर्टिलाइज़र्स के ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही होती है, फार्मर्स जनरली उन क्रॉप्स को प्रेफर करते हैं। इसके अलावा फार्मर्स अपनी क्रॉप को चूज़ करने से पहले प्राइस इंसेंटिव्स को भी कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर क्रॉप को एमएसपी पे खरीदने के लिए तैयार है तो फार्मर्स उस क्रॉप को लगाना प्रेफर करते हैं। इसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट भी एक इकोनॉमिक फैक्टर है जिसके बेस पर क्रॉप पैटर्न डिटरमिन होता है। और हाँ, अगर किसी क्रॉप की हाई यील्ड वैरायटी मार्केट में आती है तो उस पर्टिकुलर क्रॉप को लगाने के लिए भी फार्मर्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। लेकिन ये जो हाई यील्ड वैरायटी की बात है इसे आप इकोनॉमिकल फैक्टर भी समझ सकते हैं और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर भी। इकोनॉमिकल फैक्टर तो इसलिए क्योंकि इससे किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, और टेक्नोलॉजिकल इसलिए क्योंकि इस तरह की हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को बनाने के लिए एग्रीकल्चरल इनोवेशन और बायोटेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा अगर हम लोग टेक्नोलॉजी की मदद से किसानों की एक्सेसिबिलिटी टू इन्फॉर्मेशन को बढ़ा दें तो ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है जिसके बेस पर किसान ये डिटरमिन करता है कि वो कौन सी क्रॉप लगाएगा। तो इसके लिए कई सारी चीज़ें की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल एक मोबाइल ऐप के थ्रू किसानों को रियल टाइम गाइडेंस दी जा सकती है। किसानों को गवर्नमेंट स्कीम्स और सब्सिडीज से अवेयर कराया जा सकता है। वेदर फोरकास्टिंग से करेक्ट डेटा किसानों तक पहुंचाया जा सकता है। उन्हें सॉइल हेल्थ इन्फॉर्मेशन या सॉइल रिपोर्ट कार्ड दी जा सकती हैं। और मार्केट का जो करंट ट्रेंड है, यानी कौन सी क्रॉप ज़्यादा डिमांड में है या कौन सी क्रॉप्स के ऊपर ज़्यादा मुनाफा किया जा सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन किसानों तक पहुंचाई जा सकती हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि जिस तरह की इन्फॉर्मेशन किसानों तक पहुंचेगी उसके बेस पर ये कहा जा सकता है कि किसान कौन सी तरह की क्रॉप्स लगा रहे होंगे। इसके अलावा अगर किसी पर्टिकुलर क्रॉप से रिलेटेड कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, प्लांट प्रोटेक्शन पहले से बेटर हुई है उससे रिलेटेड, तो भी हो सकता है कि फार्मर्स उस पर्टिकुलर क्रॉप को ज़्यादा कल्टीवेट करने की कोशिश करें। तो इसी के साथ हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने उन सभी फैक्टर्स को डिटेल में कवर कर लिया है जिसके बेस पर किसी भी रीजन या कंट्री का क्रॉप पैटर्न डिटरमिन होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्स धावा।